स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो आज की दुनिया एक नए ग्लोबल वॉर के दौर से गुजर रही है। पहले जहां लैंड और गोल्ड के लिए लड़ाई होती थी, वहीं आगे चलकर ऑयल एंड हाइड्रोकार्बन्स के लिए होने लगी। लेकिन अगर करंट ग्लोबल टेंशन की बात करें तो उसके पीछे भी एक ऐसा ही रिसोर्स है जिसके बिना किसी भी देश का आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है, जो हाईटेक सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, AI और ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस जैसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज के लिए बैकबोन का काम करता है। चूंकि ये टेक्नोलॉजी ही किसी भी देश के फ्यूचर को डिसाइड करने वाली है, इसीलिए इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स। दोस्तों, यही वो रिसोर्स है जिसे लेकर पूरी दुनिया में खींचतान चल रही है। चाहे वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो, उस कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका का डिफाइनिंग रोल हो, या फिर चाइना एंड USA जैसे सुपर पावर्स के बीच चल रहा साइलेंट वॉर हो, इन सब के पीछे एनर्जी सिक्योरिटी के साथ साथ क्रिटिकल मिनरल सबसे बड़ा फैक्टर है। मगर सवाल यह है कि भारत इस रेस में कहां है? क्या हम अपने ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के सपने को सच कर पाएंगे? सच कहा जाए तो भारत अभी इस ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल्स वॉर में बहुत पीछे चल रहा है। हमारी डिपेंडेंस ज्यादातर इंपोर्ट्स पर है और अगर यह ट्रेंड चलता रहा तो हम फ्यूचर एनर्जी और टेक रेस में पूरी तरह से पिछड़ सकते हैं। क्या भारत अब भी इस हारी बाजी को जीत सकता है? क्या भारत के पास ऐसा कोई सीक्रेट अलाई है जो हमारी इस कमजोरी को ताकत में बदल सकता है? आज के इस वीडियो में हम इसी क्रिटिकल मिनरल क्राइसिस और भारत की स्ट्रेटजी को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं और दुनिया इनके लिए तलवार खींचे क्यों बैठी है। दोस्तों, अगर आप UPSC एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर PRP MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका UPSC ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है? स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, UPSC संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। दोस्तों, क्रिटिकल मिनरल्स वो मेटालिक और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैं जो किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए एसेंशियल हैं। इनकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड है और एक्सट्रैक्शन सिर्फ कुछ स्पेसिफिक रीजन्स जैसे कि चाइना, चिली, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका तक सीमित है। दुनिया के अधिकतर देश इनका प्रोडक्शन नहीं करते, बल्कि इन मिनरल्स के लिए उनकी डिपेंडेंसी भी इन्हीं देशों पर है। लेकिन सवाल उठता है कि भारत और दुनिया को इन मिनरल्स की जरूरत ही क्यों है? दोस्तों, आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 2070 तक नेट जीरो टारगेट अचीव करने का वादा करते सुना होगा। यानी भारत अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी को हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स से हटाकर सस्टेनेबल ग्रीन फ्यूल्स पर शिफ्ट करेगा। लेकिन यह कैसे पॉसिबल होगा? यह पॉसिबल होगा एनर्जी ट्रांजिशन से, जिसमें दुनिया तेजी से ऑयल एंड कोल जैसे ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जित करने वाले फ्यूल्स को छोड़ रही है। आने वाले 37 to 40 ईयर्स में या तो ये रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे या इनका उपयोग जीवन के लिए अनसेफ हो जाएगा। इसी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलर, विंड, न्यूक्लियर एंड हाइड्रो पावर का उपयोग बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह ट्रांजिशन तभी पॉसिबल है जब क्रिटिकल मिनरल्स की अवेलेबिलिटी एंश्योर हो। एक एग्जांपल के लिए लिथियम को देखते हैं। सूर्य की रोशनी को सोलर पैनल्स के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए बैटरीज की जरूरत होती है। ये बैटरीज लिथियम आयन से बनती हैं। जिस देश के पास लिथियम होगा वो आसानी से बैटरीज बनाएगा और कम दाम में सोलर एनर्जी जनरेट करेगा, जो न सिर्फ कार्बन एमिशन घटाएगा बल्कि उसकी इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। लेकिन सिर्फ लिथियम ही नहीं, और भी कई मिनरल्स हैं जो दुनिया भर के एडवांस टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए क्रूशियल हैं। EV बैटरीज और एनर्जी स्टोरेज के लिए लिथियम और कोबाल्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट और निकल बैटरी और स्टील प्रोडक्शन में
इंडिस्पेंसेबल हैं। सिलिकॉन और गैलियम सेमीकंडक्टर चिप्स और सोलर सेल्स के लिए यूज होते हैं, जबकि टेलुरियम सोलर पैनल्स और थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के लिए जरूरी है। नियोडिमियम परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के काम आता है, जो ईवी मोटर्स और विंड टर्बाइंस में यूज होता है। डिफेंस, एरोस्पेस और मेडिकल इम्प्लांट्स के लिए टाइटेनियम और जर्कोनियम जरूरी है, और कॉपर एंड एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिकल वायरिंग और ट्रांसमिशन लाइंस के लिए एसेंशियल हैं। इन मिनरल्स की इंपॉर्टेंस को देखते हुए वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है कि 2050 तक ग्रेफाइट, लिथियम और कोबाल्ट की डिमांड 500% तक बढ़ सकती है, जबकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है कि 2040 तक इनकी डिमांड 30 टाइम्स तक पहुंच सकती है। पर बात सिर्फ क्लीन एनर्जी या ईवी तक सीमित नहीं है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बैकबोन भी यही मिनरल्स हैं, जो स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, कार के डिस्प्लेज, एविएशन, स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस के लिए एसेंशियल है। यही वजह है कि जहां ग्लोबलाइजेशन, ओपन मार्केट्स और फ्री ट्रेड का संदेश देता है, वहीं जब बात क्रिटिकल मिनरल्स की होती है तो यह नेशनल सिक्योरिटी और सेल्फ प्रिजर्वेशन का इशू बन जाता है। हर देश अपनी अलग लिस्ट बनाता है। यूएसए ने 50, जापान और कनाडा ने 31, यूके ने 18 और ईयू ने 34 मिनरल्स को क्रिटिकल की कैटेगरी में रखा है। आज जियोपॉलिटिक्स का एक बड़ा हिस्सा इन मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करता है, और दुनिया इन्हें इंश्योर करने के लिए नए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और ट्रेड एग्रीमेंट्स बना रही है। ऐसे में यह क्लियर है कि जो देश क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को कंट्रोल करेगा, वही आने वाले समय में एनर्जी और टेक्नोलॉजी रेस में आगे रहेगा और फ्यूचर को अपने हिसाब से शेप करेगा। मगर अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्रिटिकल मिनरल्स की इस रेस में भारत कहां स्टैंड करता है। तो हम आपको बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2023 में 3 स्टेज असेसमेंट प्रोसेस फॉलो करने के बाद क्रिटिकल मिनरल्स की पहली ऑफिशियल लिस्ट जारी की थी, जिसमें कुल मिलाकर 30 मिनरल्स को इंडिया के लिए क्रिटिकल डिक्लेयर किया गया था। लेकिन करंट स्टेटस की बात करें तो या तो इनमें से ज्यादातर क्रिटिकल मिनरल्स के नोन रिजर्व्स भारत में है ही नहीं, और जिन क्रिटिकल मिनरल्स के नोन रिजर्व्स अवेलेबल हैं भी, उन्हें एक्सट्रैक्ट और प्रोसेस करने की कैपेबिलिटीज हमारे पास मौजूद नहीं है। अब देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट भी ये बताती है कि भारत अब तक अपने केवल 20% जियोलॉजिकल वेल्थ को ही एक्सप्लोर कर पाया है, जबकि किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए पहली नीड ही हाई क्वालिटी और कॉम्प्रिहेंसिव जियोलॉजिकल डेटा की होती है, जिससे प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को असेस किया जा सके। ऐसे में एब्सेंस ऑफ डिटेल्ड जियोलॉजिकल सर्वेज और आउटडेटेड एक्सप्लोरेशन टेक्निक्स की वजह से भारत में क्रिटिकल मिनरल की माइनिंग के सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट न के बराबर है। इसी तरह क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग में सब्सटैंशियल अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होती है, जबकि एक्सप्लोरेशन से प्रोडक्शन होने तक 10 to 15 इयर्स का लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड भी बेयर करना पड़ता है। यही नहीं, क्रिटिकल मिनरल माइनिंग को अक्सर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और सोशल डिस्प्लेसमेंट से जोड़कर देखा जाता है। इसी वजह से अक्सर इन प्रोजेक्ट्स को लोकल कम्युनिटीज का अपोजिशन और एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के हर्डल्स भी झेलने पड़ते हैं, जिससे प्रोजेक्ट्स की अनसर्टेनिटी और कॉस्ट दोनों बढ़ जाते हैं। ऊपर से ब्यूरोक्रेटिक डिलेज और अनक्लियर गाइडलाइंस की वजह से भी प्राइवेट सेक्टर क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग में इन्वेस्ट करने से डरता है। बीते साल ही गवर्नमेंट रिपोर्ट में इस बात को क्लेम किया गया कि जम्मू कश्मीर में मैसिव लिथियम डिपॉजिट्स हैं, जिन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 बार बिडिंग प्रोसेस भी शुरू की, मगर इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन में होने, गवर्नमेंट द्वारा सब पार रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाने और डीप सीटेड मिनरल्स के टफ एंड एक्सपेंसिव एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होने की वजह से प्राइवेट सेक्टर ने इस ओर कोई इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं। यही नहीं, अगर इन माइनिंग साइट से रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट कर भी लिया जाए तो भी भारत में उन सफिशिएंट रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज का अभाव है, जिनसे इन मिनरल्स को यूजेबल फॉर्म जैसे कि बैटरी ग्रेड लिथियम या रेयर अर्थ मैग्नेट्स में कन्वर्ट किया जा सके। ऐसे में रोबस्ट डाउनस्ट्रीम इकोसिस्टम के बिना देश में माइनिंग की इकोनॉमिक वायबिलिटी भी घटती जा रही है। दूसरी ओर भारत की रिसाइकलिंग इंडस्ट्री भी अंडर डेवलप्ड है, जिसकी वजह से ई वेस्ट और इंडस्ट्रियल स्क्रैप से क्रिटिकल मिनरल्स और खास तौर पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करना भी पॉसिबल नहीं है। और ये तब है जब भारत का ई वेस्ट प्रोडक्शन बीते 5 सालों में ही 2019 के 1.01 मिलियन मीट्रिक टन्स के आंकड़े से बढ़कर 2024 तक 1.751 मिलियन एमटी हो चुका है। जबकि अगर हम जापान का एग्जांपल लें तो उन्होंने अपने रेयर अर्थ मिनरल्स का डिपेंडेंसी इशू इनहैंस्ड रिसाइकलिंग से ही रिजॉल्व कर लिया है, जिससे उनके इंपोर्ट्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुए हैं। इसीलिए भारत क्रिटिकल मिनरल्स के रिगार्डिंग मोस्टली इंपोर्ट्स पर ही डिपेंडेंट है, बल्कि 30 में से 10 मिनरल्स के लिए तो वो 100% इंपोर्ट्स पर ही डिपेंड करता है। इतना ही नहीं, भारत के लिए एक दिक्कत की बात यह भी है कि वो बिस्मथ, लिथियम और सिलिकॉन जैसे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए ऑलमोस्ट पूरी तरह चाइना पर डिपेंडेंट है,
जहां वो इन मिनरल्स का 75% से ज्यादा इंपोर्ट अकेले चाइना से करता है, जबकि टाइटेनियम, टेल्यूरियम और ग्रेफाइट के लिए उसका चाइना पर डिपेंडेंस 40 to 50% के आसपास है, जो उसकी सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी को साफ साफ दर्शाता है। आफ्टर ऑल, चाइना जिस दिन चाहे इन क्रिटिकल मिनरल्स के इंपोर्ट्स पर बैन लगाकर हमारे इंडस्ट्रीज को ठप कर दे, और यह सब तब है जब भारत खुद को ग्रीन एनर्जी के पावर हाउस और ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर एस्टैब्लिश करने के सपने देख रहा है। मगर सच बात तो यह है कि विंड, सोलर और हाइड्रोजन जैसे ग्रीन सोर्सेज से एनर्जी प्रोड्यूस और स्टोर करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल रिसोर्सेज की जरूरत होती है, वो तो भारत के पास है ही नहीं। इससे आप डेटा की मदद से भी समझ सकते हैं। अकेले फाइनेंशियल ईयर 2024 में ही भारत का सोलर सेक्टर इंपोर्ट्स $7 बिलियन का था, जिसमें से $3.89 बिलियन तो अकेले चाइना से इंपोर्ट हुआ था। यहां तक कि भारत का ईवी शिफ्ट भी पूरी तरह चाइना पर डिपेंडेंट है, जिसका एक प्राइम रीजन भारत की क्रिटिकल मिनरल्स के लिए चाइना पर बढ़ती डिपेंडेंसी है। अब हालांकि भारत वो अकेला देश नहीं है जो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए दूसरों पर निर्भर हो, बल्कि यूएसए भी क्रिटिकल मिनरल्स के लिए हेविली इंपोर्ट डिपेंडेंट है। मगर यहां समझने वाली बात यह है कि बीते 1 डेकेड में ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन और आईटी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर ग्लोबल कंपटीशन इतना ज्यादा इंटेंस हो गया है कि भारत के ओवरसीज मिनरल रिजर्व्स का एक्सेस लगातार कम होते जा रहा है, जिसकी वजह से चाइना पर उसकी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए यूएस, चाइना और ऑस्ट्रेलिया मिनरल सप्लाईज के लिए दूसरी कंट्रीज के साथ एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मदद से अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक मिनरल रिसोर्सेज को अपने लिए सिक्योर कर लिया है, जबकि इंडियन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव काबिल यानी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने अब तक केवल अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया से लिथियम और कोबाल्ट सिक्योर करने में सफलता पाई है। मगर अब भारत इसमें पिछड़ रहा है। यही नहीं, भारत को अपने लिए क्रिटिकल मिनरल्स जुटाने में दिक्कत इसलिए भी हो रही है क्योंकि बहुत से रिसोर्स रिच नेशंस ने डोमेस्टिक नीड्स को प्रायोरिटाइज करते हुए प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अपना ली हैं। फॉर एग्जांपल, इंडोनेशिया ने निकल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। इसी तरह क्रिटिकल मिनरल्स के मास प्रोड्यूसर अर्जेंटीना और चिली में भी रिसोर्स नेशनलिज्म का ट्रेंड ग्रो होता जा रहा है। नतीजा यह है कि आज सारी दुनिया एक तरह से क्रिटिकल मिनरल्स के लिए चाइना पर ही डिपेंडेंट हो गई है, और इसी डिपेंडेंसी ने आज ग्लोबल लेवल पर एक नए वॉर जोन को खोल दिया है, जिसमें एक तरफ डोमिनेटिंग पोजीशन पर बैठा चाइना है तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया। और एक बार आप ये भी कल्पना कीजिए कि जिस दिन चाइना ने भी एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया तो इंडिया या इंडिया जैसे देशों का क्या होगा। तो चलिए अब हम इस क्रिटिकल वॉर को भी समझ लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि क्रिटिकल मिनरल्स बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसे में जिस देश में इन मिनरल्स के जितने ज्यादा डिपॉजिट होंगे, उनके डेवलपमेंट के लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। अब इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए अगर हम चाइना पर गौर करें तो आज चाइना दुनिया में क्रिटिकल मिनरल्स का सबसे बड़ा माइनिंग नेशन है, जो अब तक 173 टाइप्स ऑफ मिनरल्स को ऑलरेडी डिस्कवर कर चुका है, जिनमें 13 एनर्जी मिनरल्स, 59 मेटालिक मिनरल्स और 95 नॉन मेटालिक मिनरल्स शामिल हैं, जिसके दम पर आज चाइना क्रिटिकल मिनरल्स का लीडिंग प्लेयर है। साथ ही आज चाइना के पास रिक्वायर्ड मिनरल्स और एडवांस टेक्नोलॉजी दोनों है, जिसकी वजह से चाइना सोलर फोटोवोल्टेइक वैल्यू चेन के सभी स्टेजेस को डोमिनेट करता है। जून 2024 में सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस द्वारा प्रेजेंटेड एक वर्किंग पेपर के अकॉर्डिंग आज चाइना 79% ऑफ ग्लोबल पॉलीसिलिकॉन, 97% ऑफ वेफर्स, 85% ऑफ सेल्स और 75% ऑफ मॉड्यूल्स अकेले प्रोड्यूस करता है, जबकि सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग में भारत की हिस्सेदारी 1% और मॉड्यूल प्रोडक्शन में महज 3% है। इसी तरह चाइना ग्लोबल नियोडिमियम एक्सट्रैक्शन का 69% और प्रोसेसिंग का 85% कंट्रोल करता है। साथ ही दुनिया की 75% लिथियम आयन बैटरीज भी चाइना में ही प्रोड्यूस होती हैं। यही नहीं, चाइना ने शुरू से ही क्रिटिकल मिनरल्स की इंपॉर्टेंस को समझते हुए डोमेस्टिक के साथ साथ ओवरसीज माइनिंग प्रोजेक्ट्स में स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते आज उसके पास अनपैरेलल्ड मिड स्ट्रीम रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज हैं, जहां एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना ने स्टेट बैक्ड इंस्टीट्यूशंस के थ्रू 2000 से लेकर अब तक अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया की 19 BRI कंट्रीज में $56.9 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, जिससे वो यहां क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑपरेशंस को सिक्योर कर सके। और यही कारण है कि उसने अपने क्रिटिकल मिनरल एक्सपोर्ट्स को भी वेपनाइज कर लिया है। अब देखिए, 2024 में ही यूएस ट्रेड मेजर्स के जवाब में चाइना ने गैलियम, जर्मेनियम,
एंटिमनी और ग्रेफाइट जैसे की मिनरल्स का यूएसए को होने वाले एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी, जिसने इन मिनरल्स पर चाइना की डोमिनेंट पोजीशन और उसके लेवरेज की एबिलिटी को शो कर दिया था। इसी तरह 2010 में चाइना ने जापान से टेरिटोरियल डिस्प्यूट के चलते रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट पर 2 मंथ्स का बैन लगा दिया था, जिसकी वजह से डिसरप्ट हुए सप्लाई चेन ने जापान की मिनरल डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज को नेगेटिवली अफेक्ट किया था। यही कारण है कि आज हर देश अपने लिए ज्यादा से ज्यादा क्रिटिकल मिनरल सिक्योर कर लेना चाहता है। मगर अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत ये वॉर शुरू होने के पहले ही हार गया है? आफ्टर ऑल, अगर भारत में क्रिटिकल मिनरल्स के रिसोर्सेज नहीं हैं, तो आखिर इसमें भारत कर ही क्या सकता है? ये तो वैसी बात हो गई कि ताश की बाजी में आपको पत्ते ही बुरे मिले हों। तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत की ताश की गड्डी में अब भी एक ऐसा पत्ता है जो क्रिटिकल मिनरल्स की इस वॉर में उसके लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। तो चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर कैसे भारत अपने उस पत्ते और अपने गेम प्लान को चेंज करके अब भी क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में ग्लोबल लीडर बन सकता है। दुनिया भर में चल रही क्रिटिकल मिनरल्स की रेस में अफ्रीका भारत का सबसे बड़ा अलाई बन सकता है। अगर भारत अपनी इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को सही तरीके से लेवरेज करे तो अफ्रीका उसके लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। अक्सर ग्लोबल पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी की चर्चा एशिया, अरब वर्ल्ड, ईयू और यूएसए तक सीमित रहती है, लेकिन अफ्रीका का रोल इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसी कॉन्टिनेंट को लैंड ऑफ फ्यूचर कहने का एक बड़ा कारण है कि दुनिया के 30% नॉन क्रिटिकल मिनरल रिजर्व्स यहीं पर हैं। जिम्बाब्वे, नामीबिया और घाना जैसे देश लिथियम के वास्ट रिजर्व्स रखते हैं और जिम्बाब्वे तो दुनिया का 6th लार्जेस्ट लिथियम प्रोड्यूसर भी है। भारत जो 2030 तक 30% ईवी पेनिट्रेशन का एम रखता है, उसके लिए ये एक गेम चेंजर हो सकता है। सिर्फ लिथियम ही नहीं, अफ्रीका में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भी सिग्निफिकेंट डिपॉजिट्स हैं जो हाईटेक इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस सेक्टर्स के लिए क्रूशियल हैं। साउथ अफ्रीका, मलावी और केनिया जैसे देश इस सेक्टर में अनटैप्ड पोटेंशियल रखते हैं। साउथ अफ्रीका प्लैटिनम रिजर्व्स का पावर हाउस है, जिसमें दुनिया के 90% प्लैटिनम डिपॉजिट्स हैं। साथ ही ये पैलेडियम और रोडियम जैसे पीजीएम्स का भी मेजर प्रोड्यूसर है। भारत जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स को पुश कर रहा है, उसके लिए ये रिसोर्सेज बेहद महत्वपूर्ण होंगे। भारत की कॉपर डिमांड 2026 तक 1.433 मिलियन टन तक पहुंचने की संभावना है और इस डिमांड को जाम्बिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जैसे कॉपर रिच नेशंस पूरा कर सकते हैं। मेडागास्कर और मोजाम्बिक के ग्रेफाइट रिजर्व्स ईवी बैटरीज और एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। भारत जो 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का लक्ष्य रखता है, उसके लिए अफ्रीका एक नेचुरल पार्टनर बन सकता है। इंडो अफ्रीकन कोलैबोरेशन भारत की सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई और सिक्योर करने में मदद करेगा। चाइना भले ही अफ्रीका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर और क्रेडिटर रहा हो, लेकिन बदलते ग्लोबल डायनेमिक्स और उसकी धीमी होती इकोनॉमिक ग्रोथ ने उसकी पकड़ को कमजोर कर दिया है। फाइनेंशियल क्रंच के कारण चाइना अपने कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अफ्रीका में अधूरा छोड़ने को मजबूर है और ये इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। इस बात को समझते हुए भारत ने अपने कदम तेज भी कर दिए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की नाइजीरिया ट्रिप और G20 में अफ्रीकन यूनियन को आगे बढ़ाने की भारत की कोशिश इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सेक्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स में भारत जाम्बिया और जिम्बाब्वे के साथ जियोलॉजिकल मैपिंग, मिनरल एक्सप्लोरेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग के एग्रीमेंट्स ऑलरेडी साइन कर चुका है। अफ्रीकन सोलर प्रोजेक्ट्स में भारत $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में भारत अफ्रीका की 43 कंट्रीज में हॉस्पिटल्स, ट्रांसमिशन लाइंस और रेलवे लाइंस जैसे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुका है। लेकिन भारत जानता है कि केवल दूसरों पर निर्भर रहकर अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं किया जा सकता। इसी वजह से उसने अपने दम पर ही क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनने की तैयारी भी कर ली है। फॉर एग्जाम्पल, इसी साल जनवरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च कर दिया है, जिसका मकसद है क्रिटिकल मिनरल्स के फील्ड में भारत की इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करना, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट माइनिंग कंपनीज मिलकर ऑलमोस्ट $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी कर रही हैं और इस मिशन के द्वारा मिनरल एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, बेनिफिशिएशन और प्रोसेसिंग के साथ साथ एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट से रिकवरी तक हर स्टेज पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन पर डोमेस्टिक के साथ साथ ऑफशोर एरिया तक फोकस किया जाएगा। दूसरी तरफ भारत माइनिंग और एक्सप्लोरेशन के फील्ड में अपने टेक्नोलॉजिकल डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हाल ही में इजराइल के साथ एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के रिगार्डिंग MOUs साइन कर चुका है। इसी तरह मिनरल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके और अपने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया जैसे मेजर क्रिटिकल मिनरल्स प्रोड्यूसर
प्रोड्यूसिंग नेशन के साथ क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप और यूएस लेड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फॉर्म कर चुका है। यही नहीं, देश में क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन में प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए भारत ने हाल ही में माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023 इंप्लीमेंट कर दिया है। साथ ही पहली बार 10 स्टेट्स के 13 एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स के एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस का ऑक्शन भी कंडक्ट किया गया है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भारत का यह प्रयास क्या रंग लाता है। मगर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या भारत इस क्रिटिकल वॉर में जीत पाएगा या नहीं। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।